नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 97वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में बात करें। भारत परिषद अधिनियम जो कि बार बार लाए जा रहे थे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत के लिए जो भी यहाँ के जो कार्य हैं वह ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में सीधे तौर पर लेती है, तो इस प्रकार से भारत के शासन अधिनियम यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के लिए अधिनियम लाए जाते थे उन्हें भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता था। यानी हम देख सकते हैं कि इसके पहले हमने जो व्याख्यान किया 1909 का, जिसे मार्ले मेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत सचिव व जो भी मार्ले होते हैं वह भारत सचिव एवं मेंटो दो होते हैं वह वायसराय होते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो 10 वर्षों के पश्चात यह जो भारत शासन अधिनियम लाया जाता है 1919 का, इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव का जो पद होता है वह होता है माउंटेंगू के पास, और जो वायसराय का पद होता है वह होता है चेम्सफोर्ड के साथ, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह जो है यह माउंटेंगू है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी जो भारत सचिव के पद पर थे माउंटेंगू हुआ करते थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम है 1919 लाया गया। इनके प्रावधानों को हम आज के व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीयों के लिए इन्होंने अपनी बातें रखी और इसका प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर किस प्रकार पड़ा। जानकारी आपके सामने है और हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या बातें थी। माउंटेंगू चेम्सफोर्ड, माउंटेंगू और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यह जाना जाता है। यहाँ पर माउंटेंगू जो कि भारत सचिव व वायसराय हुआ करते थे, इनके बारे में हमने समझा। 1919 का जो समय था यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो समय था उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति चल रही थी, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रभाव हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के या इसका जो अंत चल रहा था उस समय के प्रभाव हैं। 1919 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय जनमानस अत्यंत संतुष्ट था। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा जिस प्रकार बातें रखकर, जिस प्रकार बहला फुसला कर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, उस प्रकार के रिजल्ट यहाँ से निकल कर नहीं आए। अतः भारतीय जनमानस यहाँ से असंतुष्ट रहता है, यानी ब्रिटेन से, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को वृद्धि हुई। क्रांतिकारियों की गतिविधियों में जो वृद्धि होती है उसे गदर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जो गदर पार्टी निकल कर आती है वहाँ से क्रांतिकारी लोग भी निकल कर आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस के गरम एवं नरम पंथियों के मिलन, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं जब होम रूल लीग की स्थापना होती है तो यहाँ पर भारतीयों के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं होम रूल लीग के बारे में हमने बहुत सा बातें पहले जान चुके हैं, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर है, आप पढ़ के देख सकते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कांग्रेस के गरम एवं नरम पंथियों के विलन, यानी हम 1919 का जो समय देखते हैं यहाँ पर गरम एवं नरम पंथियों का जो मेल है वह हो चुका था, चूँकि इनका जो विभाजन हुआ था वह 1905 के समय जब भारत में बंगाल विभाजन की बातें चल रही थी उस समय पर होता है। आगे देखते हैं, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौते में ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। जब यहाँ पर 1919 के समय लखनऊ समझौता होता है तब कांग्रेस तथा लीग एक दूसरे के सहयोगी बनकर निकलते हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि लखनऊ समझौते के बाद जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो ब्रिटिश सरकार भयभीत हो जाती है। होम रूल लीग भी इसी समय पर आती है, गरम एवं नरम पंथियों का विलन हो जाता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सामने निकल कर आती है जो कि लखनऊ समझौते के अनुसार आती है, तो यहाँ से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो उठती है। और हम देख सकते हैं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सक्रिय सहयोग के कारण यह अधिनियम आवश्यक था। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी वायदे भारत के लोगों से किए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने से पहले लोगों से, और महात्मा गांधी द्वारा जिस प्रकार इन लोगों के लिए एकत्र करके प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए बातें रखी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो जन सामान्य था वह शामिल हुआ था,
इस प्रकार इनके लिए कुछ रिवॉर्ड के रूप में कुछ ना कुछ बातों को रखना आवश्यक था, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे ही भारत में जो गतिविधियाँ होती हैं, नरम व गरम दल के व्यक्ति निकल कर आते हैं, लीग भी निकल के आती है, कांग्रेस भी निकल कर आती है, यह इसी की जो इंतज़ार है वह कर रहे थे कि किस प्रकार के संशोधन जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए लाए जाते हैं। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीयों द्वारा यहाँ पर सक्रिय सहयोग किया गया था, इसके लिए अधिनियम बहुत ही आवश्यक था। इन सभी परिस्थितियों के साथ साथ गांधी जी द्वारा भारतीय राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप ने 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड तथा भारत सचिव माउंटेगू को भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रस्तुत करने के लिए विवश किया गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व के युद्ध के समय लोगों को शामिल किया गया था, अतः यह ऊपर भी प्रयास कर रहे थे। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो उच्च से उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बैठते थे एवं निम्न से निम्न प्रकार के नेताओं तथा व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता था। अतः यह एक वर्ग से दूसरे वर्ग की कड़ी जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते थे अपनी नीतियों के द्वारा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो परिस्थितियाँ उपजी थी, यहाँ पर महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप कर रहे थे। 1919 का जब समय होता है, वायसराय चेम्सफोर्ड होते हैं तथा भारत सचिव माउंटेगू होते हैं को भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर विवश किया जाता है। इस प्रकार अधिनियम को माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लाया जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन का सूत्रपात हुआ था। यानी यहाँ पर जो भारत में वायदे किए हुए थे कि आपको उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए एक उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए और जैसे ही हमारी विजय होती है तो हम आपको एक उत्तरदायी शासन करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाएंगे। और हम देख सकते हैं कि केंद्र में राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा के रूप में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं केंद्र में राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा की का रूप द्विसदनात्मक यानी केंद्र में अलग और राज्य में अलग प्रकार के इसमें व्यवस्थाएं की। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा तथा प्रांतीय विषयों पर हस्तांतरणीय तथा हस्तांतरणीय विषयों का विभाजन किया जाएगा। जिस प्रकार के जो विषय होते हैं जो ब्रिटिश शासन द्वारा लाए जा रहे थे, जिन पर सीधे तौर पर इन पर हस्तांतरण नहीं किया जाता, संशोधन नहीं किए जाते तथा जो कि मुद्दे होते हैं जो इस प्रकार के विषय होते हैं जिनका हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि जब कोई मामला किसी राज्य के बस में नहीं होता तो उसे हस्तांतरित करके केंद्र सरकार द्वारा सॉल्व किया जाता है। यानी कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो है राज्य तक सीमित रहते हैं एवं राज्यों में ही उनका निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के विषयों का विभाजन यहाँ पर किया जाना था। इसके साथ ही भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों के लिए मताधिकार प्रदान किया गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सुधार हो रहे थे वहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीधे तौर पर निर्वाचन की जो कि लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का निर्माण होना था, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया जाता है व स्त्रियों के लिए मताधिकार दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और आपको यह चीज़ याद रखनी है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कहाँ से की गई, तो वह था 1919 का भारत शासन अधिनियम। और स्त्रियों के लिए मताधिकार प्रदान कब किया गया, वह किया गया था 1919 में। यानी स्त्रियों के लिए जब मताधिकार की बात आती है तो प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपके दिमाग में एक ही बात रखी होगी कि 1947 में जब हमें भारत के लिए आज़ादी प्राप्त होती है तभी हमें मताधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ से जब भी आपके ऑप्शन में आएगा तो आप 1947 लगा के आएंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मताधिकार था स्त्रियों के लिए वह 1919 में लाया गया था। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी 1919 के अधिनियम में की गई थी। यह बातें आपको याद रखनी है और इन्हीं बातों से कन्फ्यूजन क्रिएट करके एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेते हैं।
आइए कुछ अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। इंग्लैंड में भारत के संबंध में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत का जो भी प्रशासन है उसको संभालने के लिए वहाँ पर एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो कि इंग्लैंड में की जाती है। इसके साथ साथ इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, यानी जो कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जो यहाँ पर तैयार किया हुआ था, जिसके अनुसार यह भारत को बांटने का प्रयास कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें भारतीय जो भी संप्रदाय थे उनके लिए यह महसूस होता था कि हमारे लिए एक स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, हमारे वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जो यहाँ पर बातें चल रही थी उसका और भी अधिक विस्तार 1919 के अधिनियम में किया जाता है। अब मुसलमानों के अलावा सिख, यूरोपीय वाणिज्य मंडल, एंग्लो इंडियन जमींदार आदि के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय वाणिज्य मंडलों, एंग्लो इंडियन तथा जमींदारों यानी इनका विस्तार करके इन सब के लिए पृथक निर्वाचन की बात किस अधिनियम में की गई, तो वह बात की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। यानी अब तक जो सांप्रदायिक निर्वाचन भारत तथा ब्रिटेन के प्रयासों से लाया जा रहा था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को ही प्रतिनिधित्व जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। अब इसमें अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया, जिसमें यूरोपीय वाणिज्य के जो व्यक्ति होते हैं और यहाँ पर एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो कि भारत में ही रहकर यहाँ के मूल निवासी हो गए, वह उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अतः इनके लिए भी इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात की, जो कि हम देख सकते हैं अब तक यह चला आ रहा था कि हमारी जो संसद है उसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए अभी तक रखी जाती थी, जो कि 1900 जो कि इस समय से चली आ रही थी। और इसके अलावा जब अभी हाल ही में 2021-22 के समय में इसको दरखास्त कर दिया गया है, यानी इस एंग्लो इंडियन के जो पद हैं वह राज्यसभा से अलग कर दिए गए हैं। जमींदारों के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की बहुत सी ज़मीनें जमींदारों के पास हुआ करती थी, उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में हुआ करता था, अतः वह अपना राजस्व यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे। अतः इनके लिए भी यहाँ पर सांप्रदायिक रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन का इनको हिस्सा बनाया गया। आगे हम देख सकते हैं पुनर्अवलोकन या समीक्षा के लिए वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी पुनर्अवलोकन यानी किसी भी कानून का पुनर्अवलोकन करना है, उसमें सुधार करना है एवं उसकी समीक्षा करनी, यानी उन पर अन्य विषयों को जोड़ना है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए यानी इसका विस्तार पूर्वक इसको समझने के लिए जो भी कार्य होने थे वह उसके लिए वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है, जो कि 1919 के अधिनियम में किया जाता है। 1919 भारत शासन अधिनियम भारतीय वैधानिक इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें इस प्रकार के सुधार व विस्तार किए गए, जो कि 1919 का जो अधिनियम था यह वैधानिक जो भी यहाँ पर बदलाव किए गए, तो वैधानिक इतिहास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम ने भारतीय संसदीय प्रणाली का विस्तार तो अवश्य किया, परंतु भारतीयों ने इसकी कटु आलोचना की, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र में द्विशासन नहीं लगाया गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतने सब बदलावों के बाद भी इसकी आलोचना की गई, क्योंकि कोई भी कार्य इसमें व्यवस्थित नहीं था, केवल इस प्रकार के कार्य किए गए थे जो ब्रिटिश शासन के हित में थे। इसके साथ ही प्रांतीय द्विशासन में दोष था, यानी द्विशासन की जो बात चल रही थी वह केंद्र में जो लागू किया गया था वह स्पष्ट रूप से नहीं था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रांतीय स्तर पर द्विशासन की व्यवस्था की गई थी वह भी दोषपूर्ण थी। इसके अंतर्गत विषयों का भी विभाजन अतार्किक था, यानी ऐसे विषय जो कि वेल्फेयर से संबंधित है वह राज्यों के लिए दिए गए थे, एवं ऐसे विषय जो कि मुख्य रूप से होते हैं जैसे कि राजस्व है और एक्सटर्नल अफेयर्स है, और जिनमें हम देख सकते हैं कि सीमा वगैरह का जो मामले हैं यह सब ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। यानी यहाँ पर हम सब कह सकते हैं कि वायसराय के अधीन हुआ करते थे, और इनका जो विभाजन था वह अतार्किक हुआ करता था, यानी इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे अधिकार नहीं दिए गए थे जो कि भारतीयों के लिए कुछ सहयोग प्रदान कर सकें।
और आगे हम देख सकते हैं इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर जो इनको निर्वाचन यहाँ पर जो सीटें आवंटित की गई उसके अनुसार इस भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। गवर्नर जनरल को और भी अधिक शक्तियां प्रदान की गई, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटेन के हुआ करते थे उनके लिए और भी अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। 1919 का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षा को पूरा नहीं किया, यानी 1919 का जो अधिनियम लाया गया, जिस प्रकार भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था और जिस प्रकार के वायदे यहाँ पर किए गए थे उस प्रकार के वादे पूरे नहीं किए गए, अतः भारतीयों की जो अपेक्षा 1919 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित थी उसको फुलफिल नहीं किया गया। आगे देख सकते हैं कांग्रेस ने इसका विरोध कर 1920 के चुनाव में इसका बहिष्कार किया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे ही इसका खाका तैयार किया जाता है 1919 का अधिनियम लाया जाता है, जो भी बातें इनके द्वारा रखी जाती हैं, कांग्रेस द्वारा इसका विरोध 1920 के चुनाव में किया जाता है तथा इसका बहिष्कार किया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं 1927 में साइमन कमीशन आता है जो कि 1929 में लाया जाना था। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है जो कि बहुत ही प्रमुख है। इसका 70% हिस्सा आज के हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, अतः उसको समझने का प्रयास भी हम अपने आने वाले व्याख्यान में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार की जानकारी के साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और इस लेक्चर को ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, जो अपनी पढ़ाई को सीरियस लेकर चलते हैं और केंद्र एवं राज्य एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं।